आज पूरे विश्व में सबसे बेटर कंट्री कौन सी है जिसके पास सबसे बेटर टेक्नोलॉजी है? ओरल कैंसर होता है उसको डिटेक्शन के अंदर, उसको ठीक करने में सबसे फास्ट है। सर यूरोप में है, जर्मनी में है, यूएसए में है। हमारी कंट्री का प्रॉब्लम बोलता हूँ मैं। एक तो हमारे तो कौन सी स्टेज में एक पेशेंट को डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए कि यार एक बार टेस्ट कर लो कि मुझे कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है? सर अगर पेशेंट पान गुटखा टोबैको चूवर है तो पक्का उसको टेस्ट कराना ही चाहिए। For other patients who are not having these habits, even if you have crossed 40 years of age, it is always better to go and see an oral laser specialist who has that technology to detect if there is anything wrong in your mouth. You cannot do that with a typical dental chair वाला white light से, वो नहीं होगा। मतलब आज की तारीख में अगर कोई गुटखा पान तम्बाकू छोड़ना चाहे, वो आपके पास आता है, आप उसको कुछ ट्रीटमेंट करोगे और वो खाएगा भी निकल से। बिल्कुल सर। ऐसा क्या करेंगे आप? It is called as डॉक्टर चंद्रशेखर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर कैसे हैं सर आप? Thank you very much for having me here, sir. हाउ It's इज? an absolute pleasure and honor to be on this show, The Founder's Dream. It's a very intriguing title, in fact, The Founder's Dream. So I really felt that emotion in me when you sent me the invite. Thank you for having me here. सर जब भी फाउंडर्स की बात करते हैं तो कोई ना कोई अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, पर अब डॉक्टर फाउंडर हो और वेन एवर आई मीट ए डॉक्टर फाउंडर, थोड़ा मुझे बहुत खुशी होता है क्योंकि मास ऑडियंस को किसी भी बीमारी से रिलीफ करने के लिए आप लोग मदद करते हैं। अब आपने भी आपकी कंपनी बनाई है नोवलीज टेक्नोलॉजी। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडिया के अंदर आज माउथ कैंसर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, आपने बोला था कि हर कुछ सेकंड्स के अंदर, हर 90 सेकंड सर। हर 90 सेकंड के अंदर एक आदमी डाई कर रहा है बिकॉज ऑफ द ओरल कैंसर। वेरी ट्रू। इस पर और थोड़ा डिस्कशन करेंगे सर। बट आपको लेजरप्रेन्योर भी कहते हैं, एंथरप्रेन्योर तो सुना था, बट आपको लेजरप्रेन्योर के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सी एलोबरेट करो सर अपने बारे में, तो इस चर्चा में थोड़ा मजा आ जाएगा बात करते वक्त। बिल्कुल सर। लेजर प्रेनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि शायद मैं वो पहला डॉक्टर हूँ जिसने वो स्टेप लिया है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे देश के लिए एंड द काइंड ऑफ पेशेंट्स एंड द काइंड ऑफ डेमोग्राफिक्स दैट इंडिया हैज़, उसको सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी जो होनी चाहिए, बननी चाहिए, वो हम इंडिजिनसली बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योरियल एज है, बट वी आर नॉट एन आउट एंड आउट कमर्शियल कंपनी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वी आर हियर टू डू चैरिटी, बट येस देयर इज अ मैसेज इन व्हाट वी आर डूइंग। देयर इज अ social responsibility in which way Novolace is moving. So that blend between laser technology and what an entrepreneur should look for or should try and achieve that balance, वो कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा हूं मैं। सर लेजर क्या है, लेजर टेक्नोलॉजी मतलब, और क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है एक्चुअली इंडिया में? सर आपने सुना होगा आजकल लोग जब एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एक आई सर्जन के पास जाते हैं, आपने पक्का सुना होगा कि यू कैन गेट रिड ऑफ योर ग्लासेस, you can get your ophthalmic or eye surgery done in a bloodless, bladeless, painless, stitchless manner by using laser technology. ये हमारे देश में 30-40 साल से है. It's not something very new, to be very honest. But when it comes to using the same laser technology in the mouth, there was a lot of resistance. A lot of people were unaware of it. And a few hospitals or rich doctors who could afford that technology for their patients, वही इसको यूज करते थे for the same cutting purposes inside the mouth. तो ये light amplification by stimulated emission of radiation जो कहते हैं हमको, लेजर को, it can be used in multiple ways. Using it as a surgical tool is only one way of looking at it. तो एक 10-15 साल पहले भी जब ये स्टार्ट हुआ इंडिया में, it was only a substitute फॉर अ कटिंग टूल। जो सर्जरी एक सर्जन, एक माउथ कैंसर स्पेशलिस्ट या ओरल सर्जन या पीडियाट्रिक ओरल सर्जन ब्लेड से करते थे, जिसमें ब्लड लॉस होता था, जिसमें स्टिचेस की ज़रूरत पड़ती थी, अनस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती थी, वो लेज़र से बिल्कुल ब्लडलेस, पेनलेस और स्टिचलेस मैनर में होने लगा। राइट सर, दिस इज हाउ दिस टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड। बट अगेन जब ये इवॉल्व हुआ फॉर अ कंट्री लाइक अवर्स वेयर माउथ कैंसर इज अ रैम्पेंट प्रॉब्लम,
सिर्फ इसको एक सर्जिकल टूल की तरह देखना गलत होगा. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विथ आवर लिटिल इनिशिएटिव. बट आप इस टेक्नोलॉजी तक कैसे पहुंचे सर? मतलब एनीबडी वाज डूइंग इट और यू वर द फर्स्ट हु हैज गेट इट डन? It would be wrong to say I was the first, but yes, there are certain areas in which I have been blessed by God Almighty to try a few things for the first time. मुझे अभी भी याद है 2006 में एक फ्रेश एमडी पास आउट था मैं. जस्ट आई हैड कंप्लीटेड माय एमडीएस और मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन हुआ करता था, लेजर्स इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री करके. बस उसके लिए मैंने एक प्रिपरेशन किया था, लिख के आया, गोल्ड मेडल भी मिल गया, आके बैठ गया टाई पहन के क्लिनिक में. पेशेंट्स तो होते नहीं थे तब, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नहीं होते थे? क्यों नहीं होते? स्ट्रगल एक बहुत था, क्योंकि हमारे कंट्री में डेंटल प्रॉब्लम्स को निग्लेक्ट किया जाता है. आज भी करा जाता? आज भी कोई भी खुशी से एक डेंटिस्ट के पास नहीं जाता है सर. सही बात है. खुशी से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे. आप कब जाओगे? जब आपकी बीमारी या जब आपका जो दर्द है वो असहनीय हो जाएगा, तब आप जाओगे. करेक्ट, राइट. खुशी खुशी आप जैसे कोई स्किन स्पेशलिस्ट या अच्छे दिखने के लिए कोई ब्यूटी कंसल्टेंट के पास जाओगे, वैसे थोड़े ना आप दांत के डॉक्टर के पास जाओगे, नहीं जाओगे. उसमें मैंने मास्टर्स किया था छोटे बच्चों के ट्रीटमेंट में. तब वो तो एक अनहर्ड ऑफ टेरिटरी था वो तब के जमाने में. तो तब याद है मुझे 2006 में एक छोटी सी बच्ची आई थी मेरे पास, उसका नाम नहीं पता मुझे. 40 दिन की बच्ची थी वो. 40 ओनली 40 डेज. और उसके मुंह में ना एक मांस था, एक ग्रोथ था. और मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि उसकी जो माँ बच्ची को लेके आई थी, मेरे रिसेप्शनिस्ट जब उसने उनको फॉर्म दिया, अभी आप आओगे किसी हॉस्पिटल जाओगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा ना, पहले आपको एक फॉर्म भरना है, पता सो दैट योर डिटेल्स आर एंटर्ड एंड द डॉक्टर गेट्स टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर हियर फॉर. करेक्ट. तो जब वो फॉर्म दिया तो वो बच्ची की माँ रोने लगी. एंड रिसेप्शनिस्ट आई अंदर और बोली, सर वो जो जो अटेंडर आई है, मतलब जो बच्ची को लेके आई है, वो रो रही है. बोला, क्यों रो रही है? इज इट समथिंग रिलेटेड टू द फीस? आपने कंसल्टेशन पूछा उनको, उनके पास पैसे नहीं है इसलिए रो रही है? नहीं सर, वो बात है ही नहीं. तो क्या बात है? पता नहीं सर, जब उसको वो बच्ची का नाम लिखना था ना, उसको रोना आ गया. ये कहाँ का प्रॉब्लम हुआ, मुझे समझ में नहीं आया. आई सेड सेंड हर इनसाइड, आई विल टॉक. एंड देन दैट मदर केम इनसाइड. आई आस्क्ड हर, क्या हुआ मैडम? एनीथिंग रॉन्ग? क्यों? व्हाट हैपेंड? व्हाट ऐसे क्या हो? मेरे स्टाफ ने कुछ गलत कहा आपसे? क्यों रो रहे हो आप? सर नहीं सर, आपके स्टाफ ने कुछ गलत नहीं कहा है, बस रोना आ गया. ऐसे थोड़ी ना कोई रोता है मैडम. क्यों? आपकी बच्ची के जो मुंह में वो जो प्रॉब्लम है उसको सोच के आपको रोना आ रहा है? नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ है, इसको पैदा हुए 1 महीने के जस्ट ऊपर हुआ है, 35-40 डेज हुआ है. और ये लास्ट 35-40 डेज में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसा कोई क्लिनिक नहीं है जहाँ पे मैं इसको लेके गई नहीं हूँ. किसने बोला कि ये जो सामने इसके नीचे के जबड़े पे जो मांस है वो कैंसर हो सकता है, वो मर सकती है? किसी और ने बोला है कुछ नहीं है, वो बस काट के फेंकना है लेकिन खून जरूर बहेगा. किसी और ने बोला है चलो करेंगे कुछ सर्जरी, छोटा सा मांस लगता है लेकिन अनस्थेसिया देके उसको बेहोश ले करके करेंगे. तो 30-40 दिन में ना सर बस यही चल रहा है. और मुझे उसके लिए एक फॉर्मल नेमिंग सेरेमनी रखने की टाइम ही नहीं मिली. नाम ही नहीं है मेरी बच्ची का, इसलिए रोना आ गया. दैट वाज समथिंग व्हिच शुक मी. सर आपके फादर का भी कुछ कैंसर का टर्निंग पॉइंट आया था आपकी लाइफ में? आया था सर, वो और भी एक दुख भरी कहानी है. ये हो गया 2006 में. और 2006 में जब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ इस बच्ची के साथ, तो तब मुझे लगा कि वो जो मैंने आंसर में लिखा था एग्जाम में, गोल्ड मेडल तो आ गया लेकिन रियल लाइफ में तो मैं फेलियर हूँ. मैं इसका प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. क्या करूँ उसका गोल्ड मेडल का? कैसा लगा पहन के आपको? बैठूं? बिल्कुल लगा, बिल्कुल लगा. क्या करूं उसका मैं? when my knowledge and my science is not able to solve somebody's problems, of what good it is? फ्रेम लगा के रख दिया है, किसी का भला हो रहा है उससे. देन आई थॉट कि कुछ करना है मुझे इस बच्ची के लिए. एंड उसी टाइम पे एक यूरोप का कोर्स हुआ करता था जो मुंबई में हो रहा था, लेजर कोर्स. क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमें अपने डेंटल करिकुलम में, मेडिकल करिकुलम में सिखाया नहीं जाता है. क्यों नहीं सिखाया जाता है? क्योंकि तब के ज़माने में और शायद आज भी
हमारे करिकुलम को भी शायद लगता है कि ये टेक्नोलॉजी इंडियन डॉक्टर्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो सीख के क्या फायदा। तो सिखाया नहीं जाता था। तो यूरोप वाले आके हमें सिखा के जाते थे कि ये लेजर टेक्नोलॉजी मुंह में कैसे यूज होता है। तो उस वीकेंड वो कोर्स मुझे अभी भी याद है, मुंबई में वो कोर्स था, बड़े बड़े नाम आए थे सिखाने के लिए, और मैंने उधार लेके 30,000 रुपये फीस भरा था तब के जमाने में। 30,000 रुपये और दैट वीकेंड, आई मीन इट वाज अनअफोर्डेबल फॉर मी। टुडे 30,000 वी स्पेंड ऑन अ वीकेंड टू 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 रिलैक्स एंड हैव अ पार्टी, बट तब के जमाने में व्हेन आई हैड ह्यूज एजुकेशनल लोन टू पे एंड नो पेशेंट्स, 30,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बट किया मैंने, एंड देन वो थोड़ा बहुत सीख के उसके बारे में आ गया। वो बच्ची का ट्रीटमेंट अभी भी हुआ नहीं था, 1 हफ्ता बीत गया था आफ्टर शी हैड मेट मी। सीख के आ गया। अभी आप एक ड्राइविंग स्कूल गए, ड्राइविंग सीख लिया आपने, गाड़ी कहाँ है, चलाओगे किसकी गाड़ी। तो तब मुझे एक ईएनटी सर्जन ने अपना लेजर मशीन 350 रुपये रेंट पे दिया था। तो उनका मशीन मैंने लेके वो उस बच्ची का सर्जरी किया विदाउट एनी एनेस्थेसिया। उसको बेहोश नहीं किया, एक बूंद भी ब्लड नहीं बहा, एक स्टिच डालने की भी जरूरत नहीं हुई, जरूरत नहीं पड़ी, एक स्टिच डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और वो माँ फिर से रोने लगी, इस बार खुशी से रो रही थी। तो तब मुझे लगा कि ये एक ही बच्ची पे नहीं रुकना चाहिए, दिस टेक्नोलॉजी शुड रीच एवरी स्मॉल डेंटल क्लिनिक ऑफ दिस कंट्री। तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या करना है, हाउ डू वी मेक दिस टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन इंडिया, अफोर्डेबल फॉर इंडियन डॉक्टर्स। आई इंक्वायर्ड विद दैट ईएनटी सर्जन। पहले मेरे 100-150 सर्जरीज उनके यूनिट को मैं 350 रुपये दे दे के रेंट ले लेके सर्जरीज करता था। उनको भी पता चला ये तो डॉक्टर बड़ा बन गया, अभी 350 का 400 हो गया रेंट, 400 का 500 हो गया रेंट। नॉट दैट आई वाज कंप्लेनिंग, किसी का भला हो रहा था तो ठीक है, मैं फ्री में थोड़े ना कर रहा था उसको। आई सेड दिस इज नॉट अबाउट चैरिटी, दिस इज अबाउट बीइंग क्लियर अबाउट व्हाट वी वांटेड टू डू एंड अचीव as part of this mission. So then in the process of that, I got an opportunity to visit few countries and I could see their technology and see their units. कैसे काम करते हैं वो, अगर हमें उसको इंडिया लेके आना है तो क्या करना होगा। Every time it is not possible to import a unit and then start using it. And कहीं ना कहीं that stigma, that mark is there कि अपना टेक्नोलॉजी उनके साथ मैच नहीं कर सकता। ऐसे थोड़े ना होगा कि इंडिया का मशीन जर्मनी जैसा लगे, नहीं होगा करके। सो वो मिथ मुझे बस्ट करना था। We had to break those shackles and make people realize that we are on par with any best of best surgeons and technologies in the world. तो तब के ज़माने में when I used to go to Europe or to a country outside of India, हमें ऐसा देखा जाता था कि ये लोग करते हैं क्या लेज़र सर्जरीज। मतलब the kind of questions that they would ask कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होती है इंडिया में, पानी आता है 24/7 की। मतलब उनको लगता था कि हम लोग बाल्टी में पानी भर के रखते हैं। You know, in English they say they thought we come from a land of snake charmers. Charmers है सर, not snake charmers. We are human charmers, right? And they fall for a charm. So then that story started. Unfortunately, in 2009, my father was diagnosed with prostate cancer. I am that unfortunate son who bought his cancer report home on his own birthday, December 30. And फिर स्टार्ट हुआ कीमोथेरेपी, रेडिएशन, और हर दिन वो सुबह उठते थे विथ लॉट ऑफ पेन एंड लॉट ऑफ अल्सर्स इन द माउथ। As a son, as a doctor, whatever I could do in terms of applying some soothing balm, soothing gel, जो हमें सिखाया गया था, वही 50 साल पुराना घिसा पिटा जो दवाइयों पे बेस्ड जो भी ट्रीटमेंट हमें सिखाया गया था, जो आज भी सिखाया जाता है, वही किया मैंने। मुझे पता ही नहीं था कि ये जो टेक्नोलॉजी मैं छोटे बच्चों के मुंह के सर्जरी में यूज कर रहा था, उसी को मैं एक नए मेथड से, जिसे हम आज फोटो बायोमॉड्यूलेशन बोलते हैं, उस मेथड के जरिए मैं अपने ओन फादर के जो मुंह में छाले हो रहे थे बिकॉज ऑफ रेडिएशन एंड बिकॉज ऑफ
कीमोथेरेपी वो प्रिवेंटेबल था। See, when you deal with a cancer patient, you may not be able to add more days to his or her life. मतलब आप ज़्यादा शायद उनके लाइफ में दिन जोड़ ना पाए, लेकिन उनके जो रिमेनिंग डेज होते हैं ना, उनमें थोड़ी जान जरूर डाल सकते हैं. You can add a little life to his or her remaining days, which I could have done if I had known about that technology. Couldn't do it. Today I am sitting on this podcast with a celebrity anchor talking about it. But I have failed as a son, sir. That is what it is. I could not solve my own dad's problems. So there again that fire मुझे वापस वो रीइग्नाइट हुआ कि नहीं, एक तो लेजर टेक्नोलॉजी इंडिया में आनी चाहिए, एंड नॉट जस्ट फॉर सर्जिकल मीन्स, इट हैज टू बी made available. We should have wavelengths, we should have optical footprints which will help us do therapy also, prevention of cancer related side effects also. So this was you can say my second wake up call. बाप रे। तो आज मतलब आज की तारीख मतलब 2025 की अगर बात करें, वैसे भी इंडिया बहुत बढ़ता जा रहा है और ट्रिलियन इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं, कितना सच है कितना झूठ है वो तो किसी को नहीं पता। बट ओरल जो कैंसर है या फिर ओरल जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें आज पूरे विश्व में सबसे बेटर कंट्री कौन सी है जिसके पास सबसे बेटर टेक्नोलॉजी है, तो जो ओरल कैंसर होता है उसको डिटेक्शन के अंदर उसको ठीक करने में सबसे फास्ट है? सर यूरोप में है, जर्मनी में है, यूएसए में है। हमारी कंट्री का प्रॉब्लम बोलता हूँ मैं, एक तो हमारे करिकुलम में ये सिखाया नहीं जाता है। आज के हमारे जो आज भी जो डेंटिस्ट है, जो जिस ओरल केयर स्पेशलिस्ट के पास आप जाओगे, वो एक ऐसा व्हाइट लाइट यूज करके आपका माउथ का एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें कुछ दिखेगा नहीं। उसके लिए ब्लू डायोड फ्लोरोसेंस करके एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, वो होती नहीं है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन एक्चुअली हेल्प डिटेक्ट माउथ कैंसर as early as 2 years before it becomes evident in the oral cavity. मतलब ये है कि कोई आज पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट यूज कर रहा है, उसको पता नहीं होगा कि उसका एक ना एक दिन कैंसर हो रहा है? बिल्कुल पता होगा। अरे सर, उस पर्ची के ऊपर ही लिखा रहता है, मत खाओ इसको, कैंसर हो जाएगा करके। आज के कॉलेज के बच्चे उनको पढ़ते हैं, उसको एग्जैक्टली जहां पे लिखा रहता है उसी को फाड़ के वो खाते हैं। उसको पता नहीं होता है उनको कि कैंसर हो रहा है, बिल्कुल पता होता है। द प्रॉब्लम इज, जब उनको पता होता है कि एक ना एक दिन वो इस कैंसर का शिकार होंगे, और शायद वो जाके मिलते भी हैं उनके लोकल जो भी क्लिनिक्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं कि सर ऐसा है, मैं इस लत को छोड़ सकता हूँ क्या? बोलते हैं, हाँ बिल्कुल छोड़ सकते हो, आप अपना विल मजबूत करो और आप छोड़ दो। बोलना उतना आसान होता तो आज हर तोता हीलर होता सर, बोलने से कुछ नहीं होता है। वी हैव द टेक्नोलॉजी टू हेल्प समबडी क्विट स्मोकिंग। मतलब 2-3 सेशन लेजर का आप अपने ईयर पॉइंट्स पे स्पेसिफिकली लोगे, तो मैं आपके सामने गुटखा, सिगरेट रखूंगा तो भी आप यूज नहीं करोगे। You will develop an aversion to it. Sir, I have presented a paper on this topic last year at the World Association for Photobiomodulation Therapy in London. Any of the people who are listening to this podcast and want to read that paper, I'll be more than glad to share it with them. This is not some anecdotal evidence that I'm making up as a part of this podcast. This has already been documented and published. सुन कौन रहा है, देख कौन रहा है? आज के बच्चे देखते हैं अपने फिल्म स्टार्स को, उनको स्टार्स नहीं कहना चाहिए, we have to call them actors. They are good at acting. They come and fool people by trying to endorse a product through surrogate advertising. Surrogate advertising क्या होता है सर? 8 PM का मिनरल वाटर, सबको पता है सर 8 PM किसका ब्रांड है, सबको पता है। आई एम सॉरी, आई डोंट विश टू टेक एनी ब्रांड नेम, बट सबको पता है कि वो पानी का कंपनी नहीं है, वो कुछ और बेचना चाहता है जिसपे रेगुलेशंस है, जिसपे रिस्ट्रिक्शंस है, तो इसलिए उसी ब्रांड का पानी बना रहा है। पानी नहीं बना रहा सर, वो प्लास्टिक के बोतलें बना रहा है। पानी थोड़े ना हम लोग बना सकते हैं, भगवान बनाता है पानी। व्हाट डू मिनरल वाटर कंपनीज मैन्युफैक्चर? वाटर? नो, दे मैन्युफैक्चर प्लास्टिक बॉटल्स। सम हार्ड हिटिंग फैक्ट्स, ट्रूथ इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। So through that surrogate advertising, they come and tell हम लोग केसरी खा रहे हैं, ये है वो है। उसको देख के सबको पता है कि वो कौन सा ब्रांड का एंडोर्समेंट हो रहा है, जिसका गुटखा बनता है, जिसका सेवन हमारे इनोसेंट स्टूडेंट्स करते हैं, ये सही है। और वो जब चेकअप के लिए जाएंगे, जो डॉक्टर्स इनके चेकअप में जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, वो एक लटकता हुआ व्हाइट लैंप होगा जो 20 साल पुराना है,
and they check the mouth and tell this looks like a small ulcer, ये एक छाला है, मैं आपको एक ऑइंटमेंट लिख के दूंगा, ले लो, खत्म हो जाएगा। क्या खत्म होगा सर? बिल्कुल हो सकता है। 3 हफ्ते बाद वो बच्चा वापस आएगा, बोलेगा सर वो कम ही नहीं हो रहा है। तब ये डॉक्टर थोड़ा भोगला जाएगा, बोलेगा कि अरे अभी तक कम नहीं हुआ क्या? तो बच्चा इसका बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी क्या होता है? एक ब्लेड लेंगे, उसको काट के एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे और देखेंगे कि ये कैंसर है कि नहीं है। सर ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेजर टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से बिना कुछ कट किए डीएनए प्लॉइडी जो टेक्निक है उसको लेके हम एक एआई बेस्ड लाइब्रेरी में when we map that data, we can get an exact algorithm which will tell which of these lesions can turn into cancer 2 years before it turns. Who is listening? मतलब आज की तारीख में अगर कोई गुटखा पान तंबाकू छोड़ना चाहे, वो आपके पास आता है, आप उसको कुछ ट्रीटमेंट करोगे और वो खाएगा भी निकल से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा क्या क्या It करेंगे is आप? called as laser assisted tobacco de-addiction. Laser assisted tobacco de-addiction, or it is also called as laser auricular therapy for de-addiction. This is a documented thing. छूट जाएगा किसी का? छूट जाएगा। 3 सेशंस की जरूरत है, छूट जाएगा। कितना चार्जेस लगते हैं इसमें अगर कोई आता है तो? चार्जेस ऐसे है, कोई मेरे पास जो ऑटो ड्राइवर्स आते हैं उनको मैं फ्री में करता हूँ। जो मर्सिडीज बेंज में आते हैं उनको शायद मैं 70-80 हजार चार्ज करता हूँ। गलत है? आई हैव टू बी अ रॉबिन हुड टू सर्वाइव हियर। Otherwise, I cannot survive in a country which doesn't understand that technology. You spend 1 lakh rupees on an iPhone, but you don't want to spend 99,000 rupees on a laser device which will detect and prevent mouth cancer in your patients. This is the problem here. 1 लाख का मोबाइल लेंगे, लेकिन 99,000 का जो डिवाइस आता है, जो प्रिवेंट भी करेगा और डिटेक्ट भी करेगा, उसके लिए डॉक्टर्स लोग सोचेंगे कि 99,000 चाहिए क्या? इतना इन्वेस्टमेंट होगा क्या? सो क्या होगा इस देश का सर? थिंक। अच्छा चंद्रशेखर सर, जैसे गुटखे की बात अपन कर रहे थे कि उस पर लिखा होता है कि भाई ऐसे कैंसर होगा, तो 100% लोगों को तो होता नहीं है। या 100 अगर मतलब 100 पैकेट है, 100 लोग खा रहे हैं, तो क्या 100 लोगों को ही कैंसर होगा? वो तो यही सोच के नहीं खाते ना कि मुझे तो नहीं होगा। तो कितना परसेंट है कितना प्रतिशत लोगों को कैंसर हो सकता है? कोई पान तंबाकू गुटखा खाता है तो, या 100% होगा? बहुत बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है सर। एक कहावत है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है? जब मैं फ्लाइट चढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल बोलता हूँ, राइट? मुझे वो अहमदाबाद का फ्लाइट का जो ट्रेजेडी हुआ वो याद नहीं है, पक्का याद है। लेकिन मेरा जो अंदर का वॉइस है वो बोल रहा है, अरे वो अलग था यार, तुम्हारा फ्लाइट क्रैश नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ओके? नाउ जो उस अनफॉर्चुनेट फ्लाइट पे उस दिन बैठे थे ना, उनको पता नहीं था क्या कि एयर क्रैश हो सकता है करके? उनको भी पता था, लेकिन उनकी उम्मीद क्या थी? होगी शायद, लेकिन ये फ्लाइट क्रैश नहीं होगी सर। ये कैसे क्रैश होगा? मैं बैठा हूं उस पे, मैं सेफली जाऊंगा उसमें। हुआ क्रैश। उम्मीद पे दुनिया कायम है। पता है मुझे कि इससे बीमारी हो सकती है, तो मैं क्या करूंगा? मेरा माइंडसेट, मेरा साइकोलॉजी ऐसा होगा, हाँ शायद उसको हुआ था कैंसर, मुझे थोड़े ना होगा। मैं केयरफुल रहूंगा यार, मैं कम खाऊंगा, जल्दी थूकूंगा। आप कुछ भी दिलासा दे लो कुछ किसी को भी। Now the fact is that, to answer your question, does that mean that everybody who is consuming tobacco in some form will end up with mouth cancer? No. The answer is no. Do I have an exact percentage which gives me a data or a math or a number which tells कि इतने प्रतिशत लोगों में पक्का होगा? नहीं, बिकॉज एक कैंसर में एक थियरी है, नेचर वर्सेस नर्चर करके, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द थियरी ऑफ 2 हिट्स। मतलब एज इंडियंस belonging to the South Asian race, genetically we are predisposed to mouth cancer. Genetically मतलब at the DNA level we are more likely to undergo those dysplastic changes which may ultimately lead to mouth cancer compared to people of other countries. ये first hit जो है ना, ये already हुआ है। By nature we are more prone, मतलब हमें दूसरे लोगों से, दूसरे कंट्रीज के लोगों से ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, बिकॉज जेनेटिकली वी आर प्रोन। ये फर्स्ट हिट
होके ही हम लोग पैदा होते हैं इंडिया के अंदर ज़्यादा। इंडिया के अंदर, साउथ एशिया में, राइट। सेकेंड हिट कहाँ से आएगा? सेकेंड हिट आएगा आपके हैबिट से। मतलब एक मार तो मुक्का तो पहले मार चुके हैं, इट इज ऑलरेडी फ्रेजाइल। द सेकेंड हिट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ हैबिट, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ पान और अ गुटखा और अ सिगरेट दैट द पेशेंट इज कंज्यूमिंग। सो डज दैट मीन दैट हर खाने वाले में वो सेकेंड हिट कैंसर के रूप में ट्रांसफॉर्म होगा? जरूरी नहीं है। अगर फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिकली उनके फैमिली में किसी की मौत प्रीवियसली कैंसर से हुई है, देन देर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। Otherwise also, from the mere fact that we are harboring the same DNA which is predisposed to mouth cancer, we all are likely to get it at some point or the other. And the sad part of the story is, last week एक केस देख रहा था मैं। एक औरत है, उसने लाइफ में एक एरेकनट सुपारी भी नहीं खाई, उसमें मुंह का कैंसर है। ये कैसे बोलोगे आप? हाउ डू यू से दिस? अगेन, her genetic makeup, her DNA was wired differently. She was always predisposed to cancer and a sharp tooth. किसी के पास गई थी, एक दांत निकाल के उन्होंने एक रिप्लेसमेंट दिया था, वो उसका जो जो तार है, जो जो मेटल है, वो स्क्रैच कर 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 करके जो घाव हुआ, वो कैंसरस निकला। कहाँ है हैबिट? है ही नहीं। सो दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट डिजीज सर, नॉट ओनली टू डायग्नोस, to treat also. So that is why prevention is always better than cure, more so when it comes to mouth cancer. और कितना आपने जैसे अभी ये वाला स्टोरी, अगर ये वाला जो स्टोरी शेयर किया आपने, तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव हो गया ना, कि मतलब जिस लेडी ने कुछ नहीं किया, फिर उसको दांत में कुछ लगाया तो कुछ हो गया। चलो मान लो प्रिवेंट तो नहीं कर पा रहे अभी अपन, जो चीज़ अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड कर रही है, बट मान लो हो गया, अब जब ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक हो रहा है वो, तो उसमें कितना मतलब रिकवरी टाइमलाइन कितना होता है? क्या वापस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू? लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू ये जो टेक्निक मैंने बोला आपको, फोटो बायोमॉड्यूलेशन करके, इसमें हम दो वेवलेंथ यूज करते हैं। यूजुअली एक रेड वेवलेंथ होता है, एक नियर इंफ्रारेड होता है। उनके कॉम्बिनेशन से हम लोग उस अल्सर, जिस घाव की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको प्री मैलिग्नेंट स्टेज में अगर हमने डिटेक्ट किया, तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। बिना कोई सर्जरी किए, बिना कुछ कटिंग किए, बिना कुछ इन्वेजिव किए, उसको रिवर्स किया जा सकता है। It all boils down to what level or at what time the patient is coming to you. If she comes to you and it has already undergone a full-blown transformation into a malignancy, then this technique of photobiomodulation to reverse early lesions will not work. It would have already spread to the lymph nodes and probably, or not probably, 100% needs a surgical intervention. तो किस स्टेज पे आप आओगे, किस स्टेज पे उसका इलाज होगा, वो स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आई सेड, इसको बदलने के लिए हमें अपने लोगों की, अपने पेशेंट्स की और अपने जो डॉक्टर्स हैं, उनको, उनके माइंडसेट को भी बदलना होगा। आप एक व्हाइट लाइट एग्जामिनेशन से आप किसी अल्सर को डिटेक्ट करके उसको नॉन मैलिग्नेंट नहीं बोल सकते। आपको एक माउथ अल्सर जेल देके पेशेंट को नहीं भेज सकते। यू हैव टू यूज द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट इफ इट कुड टर्न कैंसरस एंड एटलीस्ट एडवाइज द पेशेंट अकॉर्डिंगली कि इसमें इतना रिस्क है, आप केयरफुल रहिए। अगर 3 हफ्ते बाद भी अगर ये जो मुंह का छाला है, अल्सर है, वो परसिस्ट हुआ, तो वापस आइए, हमें इसकी और जांच करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर वो नॉन मैलिग्नेंट रहा तो 2-3 हफ्ते में उसका रेजोल्यूशन होना पक्का है। रिजॉल्व नहीं हुआ तो दैट मीन्स इट मे नॉट बी एज इनोसेंट एज इट लुक्स, इट कुड बी हैविंग अ पोटेंशियल फॉर अ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अपने डॉक्टर के लिए तो आपने एक मैसेज भी दे दिया कि डॉक्टर को बताना पड़ेगा बार बार। अब आपने एक चीज़ और बोली थी सर, कि अर्ली डिटेक्शन होता है, कि भैया पहले ही 2 साल पहले ही पता लग सकता है, या 3 साल पहले ही पता लग सकता है। तो कौन सी स्टेज में एक पेशेंट को डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए कि यार एक बार टेस्ट कर लो कि मुझे कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है? सर, अगर पेशेंट पान, गुटखा, टोबैको चूअर है तो पक्का उसको टेस्ट कराना ही चाहिए। बिल्कुल। क्यों क्यों सर? क्योंकि वही डिस्कशन हुआ है, आपके जेनेटिक मेकअप में वो ऑलरेडी प्रीडिस्पोजिशन है। बाय बीइंग एन इंडियन बाय बर्थ, वी ऑलरेडी हैव दैट जीन which could lead to a malignant transformation because of any excuse. Tobacco, pan or cigarette or whatever you are consuming could be that excuse. For other patients who are not having these habits,
even if you have crossed 40 years of age, it is always better to go and see an oral laser specialist who has that technology to detect if there is anything wrong in your mouth. You cannot do that with a typical dental chair वाला white light से, वो नहीं होगा. कोई और भी है जिसमें जिसको पता है. Now for example, I lost my father due to cancer. His cancer was something different, but somewhere I am genetically more prone to get cancer of some organ in my body compared to you. So I have to be more careful. I have to probably get a colonoscopy done, probably get a PSA, prostate specific antigen tested. At the same time, I have to also rule out the possibility of developing cancer in any other part of my body simply because that cancer gene runs in my family. So I don't have to wait for something to go wrong. I have to go and proactively seek preventive care so that I don't end up in the same situation. For the other masses, now does that mean that हर किसी में के मुंह में जो अल्सर होता है भाग के जाओ टेस्ट कराओ कैंसर? नहीं, हमें भी पता है 10-15 दिन के ऊपर तो कोई माउथ में अल्सर रहेगा नहीं. So if there is an unexplained lump, unexplained mass, unexplained pain, unexplained persisting wound in the mouth which is not healing after 2 weeks of treatment, that means there is something wrong. Could be something wrong. So you must have also had ulcers in the mouth sometimes. 3-4 दिन में तो कम हो जाते हैं ना सर, एक हफ्ते में तो हो जाएंगे ना सर. 10, 15, 20 दिन के बाद भी अगर वो परसिस्ट हुआ तो दैट्स अ रेड फ्लैग कि समथिंग मे बी रॉन्ग. हाँ, आपको आपने इंडिया में लेजर ट्रीटमेंट को थोड़ा इवॉल्व कर रहे हो बहुत, और लोगों को डॉक्टर्स का माइंडसेट भी चेंज कर रहे हो और नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो. एंड यूज़र का भी माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हो कि देयर आर अदर ट्रीटमेंट्स आल्सो अवेलेबल. आपको इंडिया का एलन मस्क का कहते हैं, कैसा लगता है आपको? आज के टाइम में तो बुरा लगता है सर. जो कनेक्शन एलन मस्क का आज के प्रेसिडेंट के साथ है और वो जैसे बिहेव कर रहा है, ना ही बोले तो ही अच्छा है. बट हाँ, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आई रियली एडमायर इन एलन मस्क. उसने एक बहुत रिसेंटली एक बहुत पावरफुल मैसेज दिया था सर. उसने कहा है कि कोई चीज जो हम 10 साल में अचीव कर सकते हैं ना, उसको अगर हम 2 साल में करके दिखाए तो वो रियल अचीवमेंट है. ही कॉल्स दैट एज टाइम compression. Means what we could have otherwise achieved in 10 years, if we can achieve that in 2 years, that is progress. Now that is something that resonates really well, and that is how I also think. So that, yes, I have in common, you can say, because from my very early days, from my days as a lower middle class upbringing that I had, it was always told to me, I was always a part of that speed trap. जिसे मैं कहना चाहता हूँ स्पीड ट्रैप, मतलब अगर आप बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हो, इफ यू आर मूविंग वेरी फास्ट, दैट मीन्स यू आर कटिंग सम कॉर्नर्स. आपको भी शायद ये पक्का पता होगा, टिपिकल इंडियन माइंडसेट है दैट इफ यू आर मूविंग वेरी फास्ट, दैट मीन्स पक्का यू आर कटिंग सम कॉर्नर्स. Cutting corners, the unwanted corners, is not wrong, sir. Cut the unwanted corners. They are inhibiting or they are retarding your progress. तो क्या बुरा है उसमें? We find ourselves in this speed trap because we always feel कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है, जल्दी कुछ कर रहा है, तो corners cut हो रहे हैं. होने दो. If they are unwanted corners, please cut it. If Abhishek sir is moving fast today, if I'm slower than him, that doesn't mean that Abhishek sir is cutting corners. It only means that Abhishek sir knows something that I don't know today. इसको एक और वर्ड है सर, इसको वेलोसिटी पैराडॉक्स कहा जाता है. वेलोसिटी पैराडॉक्स मतलब people who are obsessed with perfection, they are slow movers who keep on thinking that जब तक ये परफेक्ट ना हो जाए मैं इसको करूंगा नहीं. मुझे स्विमिंग करना है, जब तक मैं उसका थियोरी परफेक्टली सीख ना जाऊं मैं पानी में उतरूंगा नहीं. तो आप कभी स्विमर बनोगे नहीं सर. सो पीपल हु मूव स्लोली are so obsessed with all the scenarios that they'll think about 15-20 different combinations which can go wrong. A fast mover will only think about the next step. If my next step is correct, I don't have to worry about what is coming
after that. We'll figure that out when we reach there. This is the velocity paradox. So that way, yes, if this technology has to move, we have to cut the unwanted corners and keep moving in the right direction. इसी पे एक बात, और इंडिया की एक बात बताता हूँ. इंडिया में ऐसा बोला जाता है, जैसे टाइम लोग बोलते हैं ना, स्पीड वाली जो आपने बात करी कि जल्दी काम हो सकता है, टाइम कंप्रेशन, टाइम को कंप्रेस करके आप जल्दी आप काम कर सकते हो. एक मच्छर भी होता है सर, 2 दिन की जिंदगी जीता है. उसमें वो पैदा भी हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, खून भी चूसेगा, सब काम भी करेगा. आप सोचो 2 दिन के अंदर उसने पूरी ज़िंदगी जी ली. हमारी 80 साल की ज़िंदगी 2 दिन के बराबर ही है. आप ये कंपेयर कर लो, चाहे वो सब लाइफ से कंपेयर कर लो, उसने उसका सारा काम कर लिया उसकी ज़िंदगी में. तो ऐसे आप भी अगर कोई काम लेते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो आप बहुत फास्ट कर सकते हो नोइंगली. वो उनके लिए अननोइंगली हो रहा है, बट आप नोइंगली हर काम कर सकते हो जो भी आपने चाहा है. ये यूनिवर्स बनाई उसी टाइम के अंदर है कि आपको कितने टाइम में क्या काम करना है, आप पे डिपेंड करता है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. बहुत सही बात कही. अच्छा सर बताओ कि आज, पहले तो कीमोथेरेपी होती थी ओल्ड, अब क्या 100% लेज़र पे हम जाने वाले हैं? नहीं सर, वो बोलना गलत होगा. कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स है वो हम 100% लेजर से, एटलीस्ट जो जो मुंह में साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसे हम कैंसर म्यूकोसाइटिस कहते हैं, मतलब कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड म्यूकोसाइटिस और रेडिएशन इंड्यूस्ड म्यूकोसाइटिस है, उसको हम इस लेजर टेक्नोलॉजी, इस फोटोबायोमॉड्यूलेशन मेथड से डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं. तो क्या उससे कैंसर दूर हो जाएगा? नहीं, बट एटलीस्ट कैंसर का जो थेरेपी चल रहा है वो ज्यादा सहनीय हो जाएगा. इट विल बिकम मोर एक्सेप्टेबल, मोर टॉलरेबल. आपको इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ क्या लगती है? यही सर, चीजें जो है वो मूव नहीं होती, एंड देर आर पीपल हु वांट टू ब्लॉक दीज थिंग्स फ्रॉम मूविंग. अपना जो करिकुलम है, अब आज भी जो हमें मेडिकल और डेंटल स्कूल्स में सिखाया जाता है वो 20-30 साल पुराना है. जो टेक्नोलॉजी हम एक्चुअल रियल लाइफ में यूज करते हैं और जो हमारे मेडिकल और डेंटल स्कूलों में सिखाया जाता है, बहुत, मतलब दे आर एट लॉगर हेड्स, कंप्लीटली डिफरेंट. ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि समवेयर वी हैव टू वर्क ऑन द माइंड्स ऑफ दोज यंग डॉक्टर्स हु आर कमिंग आउट. दे शुड नॉट थिंक दैट जो चश्मा उन पे पहनाया गया है बस वही है जिंदगी. नो सर, आई हैव अ विजन, right? If I give my spectacles to you and if you start looking at my world through my glasses, but you think that that is what it is in life, बस एक डॉक्टर की जिंदगी इतनी है, एक कोई डेंटिस्ट रहेगा तो वही रूट कैनाल करेगा, वही कैप डालेगा, वही इम्प्लांट करेगा, वही एक्सट्रैक्शन करते करते एक दिन दूसरों के मुंह में हाथ डाल के मर जाएगा. वो गलत है सर. You can make a difference, especially being born in a country like India. If you take that time out to update or upgrade your software and use the right technology, you can make a difference to thousands of our patients. बस वही एक चीज है सर. इस पॉडकास्ट के कुछ 1-2 सवाल और है सर आपसे, कि मतलब सबसे ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपने किसी पेशेंट ने आपसे आज तक? मैं जिंदा रहूंगा क्या सर? रहूंगा तो कितने दिन रहूंगा? कोई आंसर है इसके लिए सर? मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी. आपने क्वेश्चन पूछा, शायद 2-2.5 सेकंड के अंदर मैंने आंसर कर दिया. बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जाता है. सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था कि मुझे अभी भी याद है, लास्ट ईयर की बात है ये, एक 41-year-old पेशेंट को उसका 70-year-old फादर लेके आया था. फादर वॉज वेरी हेल्दी, सन वॉज हैविंग माउथ कैंसर, एंड ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, सर डॉक्टर मेरा बेटा कितने दिन बचेगा? आई डिडंट हैव एन आंसर. तो हर डॉक्टर की ज़िंदगी में सबसे, शायद ये सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक मोमेंट होता होगा जब कोई ऐसी बात पूछ लेते होंगे. बहुत सर. एक डॉक्टर्स के लिए और एक जो पान गुटखा खाते हैं उनके लिए कंबाइंड मैसेज. इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस. कंबाइंड मैसेज है ये. उम्मीद पे दुनिया कायम नहीं है आज के ज़माने में. बी प्रैक्टिकल, बी प्रोएक्टिव, पे अटेंशन टू योर ओन हेल्थ, बिकॉज यू मे बी द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली. इफ आई गो बैक होम, माई 2 लिटिल डॉटर्स लुक अप टू मी. अगर मैं कुछ गलत करूंगा आज एंड समथिंग हैपन्स टू मी, इट्स नॉट दैट आई सफर, इट्स माई एंटायर फैमिली विच सफर्स. ये याद रखिए. when you look at some idiot who comes on national television and endorses a pan gutka or तंबाकू brand through surrogate advertising, you're not so dumb.
It's not being cool, if you try and ape them. And for the doctors, if you think that whatever has been taught to you in your conventional medical or dental school is the end all and be all of modern healthcare, again, ignorance is not a bliss. You have to get that wake up call or realize that there is more to this life than simply succumbing or simply submitting ourselves to whatever has been told to us. बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। एक लास्ट मैसेज मैं एक ऑडियंस को देना चाहता हूँ मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। देखो सिंपल सी बात है, बार बार हम, चलो इस पॉडकास्ट के माध्यम से नहीं, पर बार बार एक ही बात बोली जाती है कि पुरानी विचारधाराओं को त्यागना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नई विचारधारा को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग गुटखा बेच रहे हैं वो प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, और जो गुटखा खा रहे हैं ना वो सड़कों पे मर रहे हैं। ये बात आपको बार बार बोली जाएगी, पता नहीं आपके कितना समझ में आएगा कितना नहीं आएगा, बट आपको आपकी ज़िंदगी की टेक केयर खुद ही करनी है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज इस पॉडकास्ट का आज का ये है आपके लिए, अपना दिमाग यूज़ करना चालू करो। हर बार ज़रूरी नहीं है कि उस बंदे ने सामने ये बात बोली है तो इसी बात को फॉलो करो। ये कैसे हो सकता है, नया कैसे कर सकता हूँ, कितना फास्ट कर सकता हूँ, कितना जल्दी इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, अगर ये सोचना चालू कर दिया ना तो शायद ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस शो। आज के पॉडकास्ट में गजब माहौल बन गया और 2-3 चीज़ें जो लर्निंग वाली थी सॉलिड हो गई वो, आई थिंक ऑडियंस को जो हम देना चाहते हैं वो मिल गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।